हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मुकेश कश्यप। हमारा आज का चैप्टर नेम है रसायन की मूल अवधारणा और इसका ये पार्ट 5 है। इसके 4 पार्ट्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। यानी जो डाल्टन थे उन्होंने परमाणुओं को लेकर एक थ्योरी दी थी परमाणुओं के बारे में। हम उसके बारे में पढ़ने वाले कि वो थ्योरी क्या थी। तो देखो बच्चों, क्या रासायनिक संयोग के नियमों के आधार पर जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। मैंने आप सबको रासायनिक संयोग के नियम पढ़ाए थे, जो हमने 5 नियमों के बारे में पढ़ा था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम था, उसमें गुणित अनुपात का नियम था, अवोगाद्रो संकल्पना थी, स्थिर अनुपात का नियम था। जो वो नियम थे उनके बेसिस पे जो जॉन डाल्टन थे उन्होंने परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी परमाणु का सिद्धांत ये दिया है। और ये सिद्धांत क्या कहता है देखते हैं। देखो बच्चों, इसका पहले पॉइंट था जो उन्होंने कहा कि प्रत्येक तत्व अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी तत्व वाले पोर्शन में बता चुकी हूँ कि तत्व किससे बने, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा था कि तत्व जो है अति सूक्ष्म यानी बहुत छोटा, जिन्हें हम इंसानी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब बिना किसी आप टेलीस्कोप वो माइक्रोस्कोप के आप नहीं देख सकते हो परमाणुओं को। ऐसे ही आप नॉर्मल देखना चाहो तो अविभाज्य कणों, जो कि हमने बता चुके हैं परमाणु की डेफिनेशन में कि उन्हें आप तोड़ नहीं सकते, वो इतनी छोटी इकाई हो जाती है कि फिर उसे नहीं तोड़ा जा सकता, वो बिना टूटे ही किसी रिएक्शन में पार्ट लेता है। यानी अविभाज्य मतलब जो टूटे नहीं, से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। उन्होंने पहली थ्योरी हमारी इस चीज पे दी थी कि वो अति सूक्ष्म कण है और बहुत ही अविभाज्य कण है, जिससे मिलकर एक तत्व बनता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा, एक तत्व के सभी परमाणु आकार तथा गुणों में समान होते हैं, किंतु भिन्न भिन्न तत्वों के लिए परमाणु भी भिन्न भिन्न होते हैं। देखो बच्चों, उन्होंने कहा कि कोई एक आपने तत्व लिया, जैसे कि मैंने कहा मैंने सोडियम लिया। सोडियम के अंदर जितने भी परमाणु होंगे ना, जितने भी परमाणुओं से मिलकर ये सोडियम हमारा बना है, तो इसमें जितने परमाणु हैं इनका आकार भी एक है और इनके जो क्वालिटीज हैं, गुण हैं, वो भी बिल्कुल इक्वल हैं, यानी कि उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि अदर हैंड अगर आप सोडियम के साथ कोई और ले लो, आप कहो मैंने कहा मैं ऑक्सीजन लेती हूँ और ऑक्सीजन में जितने भी परमाणु हैं, तो पहली बात ना तो परमाणु का आकार सेम होगा, सोडियम और ऑक्सीजन के परमाणुओं में अंतर होने वाला है, ठीक है, वो एक से नहीं होंगे, और ना ही उनके कोई भी गुण मैच करेंगे। हो सकता है कुछ कुछ गुण मैच करें, लेकिन सारे के सारे वो बिल्कुल सेम नहीं होंगे। तो यही उन्होंने कहा कि तत्वों के जो परमाणु होते हैं, एक तत्व के उसके जो परमाणु है वो तो सेम है, उनका आकार भी सेम है और उनके गुण भी सेम है, लेकिन अगर हम भिन्न भिन्न यानी अलग अलग तत्वों की बात करें तो ऐसा नहीं होता। वहां पे उनके जो परमाणु है उनकी साइज में भी अंतर हो जाता है और उनकी क्वालिटीज के अंदर भी यानी उनके गुणों में भी फर्क हो जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट फिर उन्होंने क्या कहा, ये हमारा ऊपर वाला ही पॉइंट का एक छोटा सा पॉइंट निकाला है, विभिन्न तत्वों के परमाणु के गुणों में भी भिन्नता होती है। ये वही बात है कि जो ये बात जिसमें थी कि किंतु भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न होते हैं, कि वही कि जो भिन्न तत्व होते हैं हमारे, उनके जो क्वालिटीज होती है वो चेंज होती है। बात मैं आपको ऊपर वाले पॉइंट में भी एक बार क्लियर कर चुकी हूँ। रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो परमाणु नष्ट होते हैं और ना ही उत्पन्न होते हैं, यानी कि जब हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हो उस समय जितने परमाणु थे उस रिएक्शन में, अदर हैंड पे यानी दूसरे जब हम साइड पे आते हैं तो भी वो परमाणु उतने ही रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि परमाणु बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, क्योंकि तभी आपने देखा होगा कि रिएक्शन बैलेंस रहती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोई रिएक्शन दें N2 + 3H2, ये अमोनिया की रिएक्शन है और 2NH3 हमारा बन रहा है यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे कि ये रिएक्शन बैलेंस है पूरी तरीके से, कि यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 अणु हैं, तो इन नाइट्रोजन के 2 अणु में जितने परमाणु होंगे तो यहाँ पे भी तो नाइट्रोजन के 2 ही अणु हैं, तो यानी इन 2 में भी जो परमाणु होंगे इधर जो होंगे वो सेम होंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 हैं अणु, तो इनके परमाणु की संख्या जो होगी यहाँ पे भी ये जो हमारे हाइड्रोजन है वो सेम है, तो इसमें भी जो परमाणु होंगे वो भी तो दोनों सेम ही होंगे, कोई फर्क नहीं होगा। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि यहाँ पे ये 6 था जो यहाँ 8 हो गया हो और फिर इसके परमाणु की संख्या चेंज हो गई हो। तो यानी जो रिएक्शन होती है, तो रिएक्शन में ना तो कोई परमाणु खत्म होते हैं और ना ही नए उत्पन्न हो जाते हैं, वो जैसे थे एज इट इज वैसे के वैसे ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। बस क्या होता है, हमारा कंपाउंड मतलब हमारा जो यौगिक होता है वो हमें नया मिल जाता है, एक नया यौगिक हमें प्राप्त हो जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं आता।
5वां पॉइंट है कि तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु बनाते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। ये वाली बात आपको अणुओं में बताई थी हमने कि अगर एक परमाणु है हाइड्रोजन का और हम एक से ज्यादा अगर परमाणु लेके कोई बना रहे हैं तो उसे हम अणु बोलते हैं। यानी ये हाइड्रोजन का अणु है, ये परमाणु नहीं है, ये परमाणु है क्योंकि ये एक है, एक हाइड्रोजन है। एक से ज्यादा अगर आप परमाणु ले रहे हैं, 2 हैं, 3 हैं या उससे ज्यादा आप ले रहे हो तो हम उसे अणु बोलते हैं। तो इसमें वही कहा गया कि तत्वों के परमाणु जब आपस में संयोग करते हैं तो वो संयोग करके एक संयुक्त परमाणु बनाते हैं। उस परमाणु को हमने क्या नाम दिया है? उस परमाणु को हमने अणु नाम दिया है, उसे हम अणु कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो मे बी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़े। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारा हेडिंग ग्राम परमाणु, कि ग्राम परमाणु क्या होता है। ये न्यूमेरिकल में भी आपके काम आने वाला है, तो इसे अच्छे समझना। किसी तत्व के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु उसके 1 ग्राम परमाणु को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर किसी तत्व में इतने परमाणु उपस्थित हैं, बच्चों एक क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, आप कमेंट बॉक्स में देना, अदरवाइज अगली वीडियो में बताऊंगी कि ये जो नंबर है इस नंबर को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, इस नंबर को हम पर्टिकुलर नेम से जानते हैं। कहीं पे आपको 6.022 भी मिल सकता है और कहीं पे 23 भी मिल सकता है, तो ये कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। फिलहाल आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगी। ठीक है, कि इतने जो हमारे परमाणु होते हैं, अगर ये किसी तत्व में इतने परमाणु हमारे उपस्थित है तो उसे हम 1 ग्राम परमाणु कहते हैं या उसे 1 ग्राम परमाणु को प्रदर्शित करते हैं। बच्चों अगर यहाँ पे आपके पास ग्राम परमाणु की जगह ग्राम अणु की बात हो तो भी डेफिनेशन ये रहती है, बस परमाणु की जगह अणु हो जाता है। यानी कि अगर किसी तत्व में इतने अणु उपस्थित हो तो उसे 1 ग्राम अणु बोलेंगे। तो आपको अगर अणु मिले कहीं पे तो आप कंफ्यूज मत होना, बस यही चीज रहेगी, बस यहाँ पे परमाणु की जगह अणुओं की बात हो जाती है। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये तो थी ग्राम परमाणु के बारे में। अब ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? किसी तत्व के 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान उस तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। यानी कि जब किसी तत्व में हमने बात की कितने परमाणु थे, तो वो 1 ग्राम परमाणु था, लेकिन अगर इन परमाणुओं का हम द्रव्यमान देखें तो जो इनका द्रव्यमान होगा उसी द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं? उस तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे थोड़ा मैथमेटिकली लिखा है कि 1 ग्राम परमाणु बराबर क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। ठीक है, और 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान। यानी इन परमाणुओं की संख्या बराबर 1 ग्राम परमाणु और इन परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान। बच्चों देखो, इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, हम इस एग्जाम्पल को आपको समझाते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है? 12 ग्राम कार्बन की ऊपर जो लिखी है ये इसका परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है हमें यहाँ पे। किसी तत्व के अगर आप 12 और यहाँ पे ऐसे लिख के देखो तो इसका मतलब होता है कि ये उसका द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान, या आप इसे परमाणु भार बोल सकते हैं, उसका वो आणविक द्रव्यमान भी आप बोल सकते हो। और ये जो होता है ये हमारा परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, तो आप कभी भी इसे ऐसे देखो, किसी एलिमेंट में ऊपर आपको लिखा हो तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये क्या चीज है, ये उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। कहीं कहीं पे आपको नहीं भी दिया होता, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि कार्बन 12 है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12 है। में ग्राम परमाणु तथा परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखो अब ग्राम परमाणु ज्ञात करने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, मैं आपको ये फॉर्मूला इस न्यूमेरिकल में ही बता रही हूँ। आप इसे अलग से भी बॉक्स में बंद करके लिख सकते हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। देखो बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है? ग्राम परमाणु बराबर द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। अगर आप देखेंगे हमें कितने कार्बन का द्रव्यमान कितना दिया है? हमें यहाँ पे 12, यानी हमें दिया क्या क्या है, हम लिख लेते हैं। द्रव्यमान कितना दिया हमें? 12 ग्राम। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 12 उसके परमाणु द्रव्यमान को शो करता है। बच्चों कहीं कहीं पे आपको ये चीज नहीं दी होती है और मोस्टली नहीं दी होती है, आपको ये याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको नंबर्स के जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके तत्वों के परमाणु द्रव्यमान याद होने ही चाहिए। एटलीस्ट आपको 30 तक तो याद हो, उसके बाद और भी आप कर सकते हो। तो इसमें परमाणु द्रव्यमान कितना है? वो भी हमारा 12 है।
तो अगर हम इस फॉर्मूले पुट करें तो 12/12 बराबर 1 ग्राम परमाणु, क्योंकि ये 12 से 12 एक बार कट जाएगा, 1 ग्राम परमाणु। तो ठीक है, ये हमारे पास ग्राम परमाणु की संख्या आ गई। कितने ग्राम परमाणु है हम पे? 1 ग्राम परमाणु है। ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया कि द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान से हम ग्राम परमाणु की संख्या निकाल सकते हैं। अब बच्चों देखो, ये तो था ग्राम परमाणु हमने निकाली, तथा परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी ऊपर हमने आपको बताया कि 1 ग्राम परमाणु बराबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु, यानी 1 ग्राम परमाणु में इतने परमाणु होते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी हमारे 1 ग्राम परमाणु की बात हुई है। अगर यहाँ पे कोई और भी नंबर होता, 2 होता, 3 होता, तो हम क्या करते? उसके लिए फॉर्मूला होता है ग्राम परमाणुओं की संख्या गुणा 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसका मतलब यही तो था हमारा कि 1 ग्राम परमाणु इतना था, तो जितनी भी ग्राम परमाणुओं की संख्या आएगी उससे हम इसे गुणा कर देंगे। तो कितनी आई है यहाँ पे? 1 आई है। अगर 1 की जगह कुछ और भी होती तो हम यहाँ पे पहले वो रखते इंटू 23 इंटू 10⁻23, और ये वापस लौट कर 1 से गुणा करने पे ये यही आ जाएगा। ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। ठीक है, इतने परमाणु की संख्या कितनी है? 6.023 10⁻23। अगर यहाँ पे कोई और डिजिट होती या कोई और नंबर आया होता, इसका ग्राम परमाणु 2, 3, 4, आप उसको यहाँ पे रखते और इससे उसकी गुणा कर देते। तो होप्सो बच्चों आपको ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, कहीं पे अणुओं की बात हो तो आप बिल्कुल भी घबराना मत देख के कि अणु कहाँ से आ गया, अणु तो आपको बताया नहीं। तो जहां जहां ग्राम परमाणु है उसकी जगह आपको बस अणु यूज करना है, बाकी ये एज इट इज बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हम आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी और बताएंगे। ठीक है, देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, क्योंकि उसमें बहुत सिंपल सा था और उसमें आपसे परमाणुओं की संख्या पूछी थी। इसमें हम देखते हैं, इसमें आपसे द्रव्यमान पूछा जाएगा। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है 2 ग्राम परमाणु कैल्शियम, ये सीए को हम कैल्शियम बोलते हैं, ये सिंबल होता है कैल्शियम का। सीए का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात कीजिए। यानी ये दिया हमें 2 ग्राम परमाणु दिया है कि 2 ग्राम परमाणु हमारे पास है और सीए का द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था वो फॉर्मूला? एक बार देखते हैं। फॉर्मूला था ग्राम परमाणु बराबर द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। अब आपको यहाँ से क्या करना है? आपको यहाँ से द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, ये द्रव्यमान है, ये द्रव्यमान इधर आ जाएगा और परमाणु द्रव्यमान गुणा ग्राम परमाणु हो जाएगा हमारा। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो इस चीज को अच्छे से जानते होंगे कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके आया है इस तरीके से, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है मैथ्स में। तो ये द्रव्यमान की इधर गुणा हो गई है, यहाँ कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं, और ये ग्राम परमाणु की गुणा इधर हो गई है। तो देखो फॉर्मूला हम पे बना द्रव्यमान बराबर ग्राम परमाणु गुणा परमाणु द्रव्यमान। तो बच्चों ग्राम परमाणु में कितने दिए थे? 2, और परमाणु द्रव्यमान कैल्शियम का कितना होता है? देखो जैसे मैंने आपको कहा कि किसी में ये चीज नहीं लिखी होगी, तो यहाँ पे नहीं लिखी है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि कैल्शियम का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? बच्चों 40 होता है। ठीक है, तो हम इसकी 40 यानी परमाणु द्रव्यमान 40 है और हमने इसकी गुणा करी तो हमें क्या मिला? 80 ग्राम। यानी कि हमारा एक कैल्शियम का द्रव्यमान कितना था? 80 ग्राम था। आपको समझ में आ गया होगा सवाल। तो आगे बढ़े। देखो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट जो अब हमारा आ रहा है, पहले जब ये एनसीईआरटी नहीं थी उससे पहले आपके 3 अलग अलग चैप्टर्स हुआ करते थे ये, जो अब एक है रसायन की मूलभूत अवधारणा, मोल अवधारणा और स्टोइकियोमेट्री गणना। ये 3 अलग चैप्टर्स थे जो एक ही हो चुके हैं। तो ये आपका जो अब तक रसायन की मूल अवधारणा का था वो टॉपिक अब तक जो चल रहा था वो ओवर हो चुका है ऑलमोस्ट, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मोल कॉन्सेप्ट या मोल अवधारणा के ऊपर। ये पूरी मोल अवधारणा मोस्टली आपकी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? न्यूमेरिकल, यानी कि सवाल ही होंगे इसमें, फॉर्मूलों का यूज होगा और आपके मैथमेटिकल यानी गणितीय आपकी कैलकुलेशंस होंगी, गणनाएं होंगी इसके अंदर सब। तो देखो बच्चों, तो जब हम मोल अवधारणा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि मोल क्या होता है, कि एक मोल होता क्या है।
तो देखो बच्चों, मोल एक ऐसी मूल राशि है जो किसी निकाय के द्रव्यमान तथा उसमें उपस्थित कणों की संख्या दोनों को व्यक्त करती है। यानी मोल हमारी एक ऐसी राशि है, एक ऐसा आप ये कह लो वो इकाई है जो क्या करती है, किसी भी निकाय के द्रव्यमान के बारे में बताती है तथा उसमें जितने कण उपस्थित हैं कि वो कितने कणों से मिलकर बना है उनकी संख्या के बारे में बताती है। इन दो चीजों के बारे में बताती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें ज्यादातर क्या है हमारे पास, ज्यादातर हमारे पास इसमें कैलकुलेशन ही है, यानी गणनाएं ही करने के लिए हैं। तो हमारा पहला ही है इसमें टॉपिक कि मोल पर आधारित गणनाएं। मोल पर हम जो जितने भी इस पे गणनाएं आती हैं वो देखते हैं। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक आता है कि आपको मोलों की संख्या ज्ञात करनी होगी, क्योंकि अगर इसको आप बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आपको मोलों की संख्या निकालनी नहीं आती है तो आगे जाके आप मोलरता, मोललता, नॉर्मलता कुछ भी आपको नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको सबसे छोटी चीज नहीं आएगी आप बड़े पे नहीं जा सकते। ठीक है, देखो बच्चों, पहला है मोलों की गणना, यानी हमें मोलों की गणना करनी है, उसकी संख्या बतानी है जब द्रव्यमान हमें दिया हुआ हो। यानी क्वेश्चन में आपको कहा हो, द्रव्यमान दिया हो और आपसे मोलों की संख्या के बारे में पूछा हो। तो देखो बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है मोलों की संख्या। इसे हम स्मॉल एन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा हम बार बार नहीं लिखेंगे तो हम इसे स्मॉल एन से भी शो करते रहेंगे बीच बीच में, बराबर द्रव्यमान ग्राम में। ठीक है, या भार। द्रव्यमान भी आप लिख सकते हो, भार भी लिख सकते हो, क्योंकि बच्चों ये दोनों चीजें हैं अलग, लेकिन फिजिक्स में ये अलग होती हैं, केमिस्ट्री में ये अलग नहीं होती। केमिस्ट्री में हम इन्हें एक ही मानते हैं, लेकिन फिजिक्स में इनका अलग अलग मतलब होता है। जो बच्चों ने पढ़ा होगा उन्हें ये इसके बारे में जरूर पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो अब आने वाले समय में पढ़ लेंगे। ठीक है, बटे परमाणु या आणविक द्रव्यमान। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि परमाणु द्रव्यमान होता है, या तो वो आपको पता होता है या आपको दिया होता है। कई बार वो नहीं दिया होता, मोस्टली आपको नहीं ही दिया होता है वो। तो फिर क्या करेंगे हम, द्रव्यमान ग्राम में रखेंगे, या भार आप कह लो उसे, या परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। इसे परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे या आणविक द्रव्यमान बोलेंगे, ये हम इसमें रखेंगे। ये इसका मोलों की संख्या ज्ञात करने का हमारा सूत्र है। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखो, 46 ग्राम सोडियम यानी Na में मोलों की संख्या हमें याद करनी है। तो कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन बच्चों चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। $46 ग्राम Na में यानी सोडियम में मोलों की संख्या। ठीक है, तो बच्चों पहले हम लिखेंगे कि हमें दिया क्या क्या है। दिया है, ये बताइए हमें सोडियम का भार कितना दिया है, या द्रव्यमान, जो कि हमें फॉर्मूले में पूछा भी था, भार बराबर 46 ग्राम। अब बच्चों सोडियम का परमाणु भार या परमाणु भार कितना होता है, या फिर आप आणविक द्रव्यमान भी उसे बोल सकते हो, सोडियम का परमाणु भार। ये हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा, ये हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता तो इसका द्रव्यमान 23 होता है। कितना होता है भार, परमाणु भार कितना होता है इसका, 23 होता है। ठीक है, तो इसका भार हमें मिल गया 46 ग्राम और सोडियम का परमाणु भार मिल गया 23 ग्राम हमें। तो बच्चों हमें फॉर्मूला पता है, मोलों की संख्या यानी स्मॉल एन बराबर द्रव्यमान या भार, इसे हम W से शो करते हैं, तथा परमाणु या आणविक इसका द्रव्यमान, तो इसे हम स्मॉल एन से डिनोट कर देते हैं, शो कर देते हैं, स्मॉल एन से हम इसे दिखाते हैं। ठीक है, तो n बराबर यानी मोलों की संख्या बराबर भार कितना है हमारा 46 ग्राम, बटे सोडियम का परमाणु भार हमें कितना है, ये बात हमें पता है 23 है। ठीक है, अब बच्चों देखो 23 दूनी कितने होते हैं 46, यानी ये 2 बार चला जाएगा, यानी मोलों की संख्या कितनी आई n बराबर 2। n यहाँ पे क्या है, मोलों की संख्या। मोलों की संख्या हमें कितनी प्राप्त हो गई है, बराबर 2। ठीक है, देखो बच्चों अब इसका ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं अगले वीडियो में फिर से और सवालों को इसके अच्छे से समझा दूंगी। देखो बच्चों दूसरा सवाल है हमारा, 9 ग्राम H2O में मोलों की संख्या, यानी 9 ग्राम H2O हमें दिया है और हमें मोलों की संख्या बतानी है। मैं आपको ये वाला भी एक बार करके दिखा देती हूँ। इसमें हमें क्या क्या दिया है, दिया है H2O का भार, कितना दिया है हमें, H2O का भार बराबर 9 ग्राम।
जबकि हमें इसमें अब H2O का हमें क्या निकालना है, परमाणु भार निकालना है, H2O का परमाणु भार या अणु भार। यहाँ पे बच्चों अणु भार ही यूज होगा, क्योंकि परमाणु हमारा तब यूज होता है जब हमारे पे कोई एक ही एलिमेंट यानी एक ही तत्व होता है, जैसे सोडियम। यहाँ पे अणु भार का ही यूज होने वाला है। तो देखो बच्चों, वो तो था कि सोडियम का आपको पता था। जब आपको कोई यौगिक दिया होता है तो आप कैसे ज्ञात करते हैं उसका परमाणु भार। तो देखो बच्चों, पहले यहाँ पे हमें H है तो लिखेंगे H का परमाणु भार, H का परमाणु भार हाइड्रोजन का। अब देखो बच्चों, हाइड्रोजन कितने उपस्थित है यहाँ पे, H2 यानी हाइड्रोजन यहाँ पे 2 उपस्थित है, तो इसकी हम 2 से गुणा कर देंगे। देखो बच्चों, सिर्फ हाइड्रोजन की करनी, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन 2 उपस्थित है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है, तो फिर हम इसे प्लस करके लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। ऑक्सीजन क्योंकि अगला तत्व हो गया, हाइड्रोजन एक तत्व था, ऑक्सीजन अलग तत्व है, तो प्लस करके ऑक्सीजन का परमाणु भार। ठीक है, तो हम देखते हैं। ये था H2O का परमाणु भार बराबर क्या था, 2 इंटू हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। जिन्हें पता अच्छी बात, जिन्हें नहीं पता वो याद कर ले। और ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, ऑक्सीजन का होता है हमारा 16, यानी हमारा जल का परमाणु भार कितना आ गया, 2 प्लस, क्योंकि 2 एकम 2 प्लस 16 बराबर 18। हमारा जल का परमाणु भार कितना है, 18 है। और बच्चों ये आप जनरली भी याद रख सकते हैं, जरूरी नहीं, क्योंकि जल का मोस्टली पूछते रहते हैं, तो आपको याद भी होना चाहिए कि जल का 18 होता है, ताकि अगर आपको कहीं पे टिक मार्क वाले क्वेश्चन है या फिर MCQ है तो आपको वहां पे करके देखने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर बड़ा सवाल है तो आपको करके ये दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, यानी N बराबर W/M। तो यानी W कितना है, हमारा भार कितना दिया है हमें, 9 ग्राम। तो यहाँ हम लगाते हैं 9 ग्राम बटे, और ये हमें H2 का परमाणु भार कितना दिया है, यानी कि M दिया है 18, यानी 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2। तो 1/2 को हम लिखेंगे 0.5। जिन्हें नहीं पता 0.5 कहाँ से आया, मैं करके दिखाती हूँ। भाग 2 था, 2 से छोटा नहीं जा सकता, तो हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, तो ये आया 0.5। और इसे हम दिखाने के लिए 0.5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ N कितनी आ गई, यानी मोलों की संख्या कितनी आ गई यहाँ पे, 0.5 मोल्स आ गए यहाँ पे इसके। तो बच्चों आपको ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अब देखो बच्चों, ये तो था मोलों की गणना जब द्रव्यमान दिया हो। अब हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान की गणना जब मोल दिए हों। तो बच्चों इसमें कोई खासा डिफरेंस नहीं है, इसमें बस इतना है, जैसे मैंने आपको पीछे फॉर्मूले के बारे में बताया था कि फॉर्मूला इसका यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो देखो फॉर्मूला वही है, द्रव्यमान बराबर हो गया है मोलों की संख्या इंटू परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान, जिसमें इसके ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने आपको एग्जाम्पल में। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन जो हैं ये आप अपने आप करके देखेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देंगे साथ में, क्योंकि कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप उस वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो सिर्फ फॉर्मूले में हेर फेर हुई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे हैं। आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें, अदरवाइज अगले वीडियो में मैं इन दोनों क्वेश्चंस को भी आपको पहले से ही सॉल्व करके रखूंगी और इसका आंसर भी आपको बता दूंगी। पहले आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। अब देखो बच्चों, मोलों की गणना जब कणों की संख्या हमें दी हुई हो, यानी हमें कण क्या तो और हमें मोलों की संख्या बतानी हो, क्योंकि हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी मोलों की, कि इसमें हमें द्रव्यमान और कणों के बारे में बताया जाता है। तो द्रव्यमान की बात हम कर चुके, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, कणों की। यानी मोलों की संख्या हमें ज्ञात करनी होगी जब हमें कणों के बारे में पता हो कि कणों की संख्या कितनी है। तो उसके लिए फॉर्मूला है मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटे 6.022 इंटू 10⁻23। ये मैंने आपसे वहां पे भी पूछा था कि इस नंबर को हम क्या बोलते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस नंबर को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों ये फॉर्मूला है मोलों की संख्या बराबर हमें कणों की संख्या जो दी होगी बटे इस नंबर से हम उसकी भाग कर देंगे। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाती हूँ और एक एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे इसका करके आंसर कमेंट बॉक्स में। तो पहला वाला मैं आपको करके दिखा रही हूँ। देखो बच्चों, ये है एग्जाम्पल नंबर से 3 मान लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा 3.01 इंटू 10⁻23 CO2 अणु।
यानी हमें अणु दिए हैं, CO2 के अणु दिए हैं कितने 3.01 इंटू 23, यानी हमें कणों की संख्या ज्ञात हो गई यहाँ पे। तो लिखेंगे दिया है कणों की संख्या कितनी दी है हमें 3.01 इंटू 10⁻23 कण, ये है हमारे अणु, ये हमें कणों की संख्या उन्होंने हमें दे दी है। ठीक है, अब हमें मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मोलों की संख्या, जब कणों की संख्या दी हो तो क्या फॉर्मूला होता था, n, यानी मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटे 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, कणों की संख्या हमें कितनी दी है 3.01 इंटू 10⁻23 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23, ये अणु है। ठीक है, देखो बच्चों, अब ये है 3.01 और ये है 6.022। जब बच्चों पॉइंट के बाद पहला नंबर ही हमारा 0 होता है तो उसे हम लगभग में खाली 3 ही मान लेंगे। जैसे इसके पॉइंट का 0 दिया है तो इसके आगे की नंबर हम नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि शुरू में ही डिजिट 0 हो गई तो उसकी वैल्यू क्या है। अगर शुरू में यहाँ पे 1 होता, 2 होता, 3 होता, कुछ भी होता 0 के अलावा, तो हम उसकी वैल्यू समझते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 0 दे दिया एकदम से पॉइंट के बाद, तो हम इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। यहाँ पे से हम 3 ही मान के चलेंगे। और यहाँ पे भी 6.0 दे दिया एकदम से, तो इसकी भी वैल्यू हम खाली 6 मान के चलेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एकदम से उन्होंने 0 दिया हुआ है। तो अब आप इसे 3 समझे और इसे 2 समझे। तो देखो बच्चों, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 10⁻23 से 10⁻23 भी हमारी कट जाएगी या कहें तो कैंसिल हो जाएगी। तो हमारा बचेगा 1/2 अणु। 1/2 को मैंने आपको ऊपर भी करके दिखाया था, कैसे लिखते हैं 0.5 अणु लिखते हैं। अगर आप इसकी बात भाग करेंगे तो क्या आएगा 0.5 अणु, यानी यहाँ पे मोलों की संख्या कितनी है, यहाँ पे मोलों की संख्या 0.5 अणु में है। ठीक है, तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं इसका ये वाला जो एग्जाम्पल है 6.0 इंटू 10⁻21 H2O अणु, ये आपको करने के लिए दे रही हूँ। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। नहीं आता है तो ऊपर वाले 2 आंसर्स और ये वाला आंसर और एक ये कि इस संख्या को हम क्या कहते हैं, इन 4 सवालों के जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। पहले आप मुझे बताइएगा करके। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।